हाँ जी। देखिए सी सेट के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं। अभी न्यू सिलेबस तो आया नहीं। न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट जो लगेगा वो लगेगा आपका जून 2024 के अंदर। तो दिसंबर तक सी सेट के जो भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से लिए जाएंगे। तो जो मटेरियल आपके पास अगर आया भी होगा वो भी ओल्ड मटेरियल होगा। उसी से अपने को पढ़ना है, वही से अपने को समझना है। क्योंकि नया स्टडी मटेरियल सी सेट को लेकर के इंस्टीट्यूट ने अभी लॉन्च नहीं किया है, न ही उसका कोई मटेरियल अपने इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल है। तो जो ओल्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल है या बुक आप लोगों के पास है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है आप में से किसी ने? है, आ गई बुक, आ गई आपके पास? आएगी अभी, है ना? आपके पास बुक आ गई? अभी नहीं आई। और आपके पास? अभी नहीं आई है। जो मटेरियल आएगा वो मैंने आपके सामने रख दिया, इसकी पीडीएफ फाइल इंस्टीट्यूट की साइट पर अवेलेबल है, वो मैंने आपको बता दी। चलिए, अब इसके अंदर बात करते हैं। देखो क्या क्या सेक्शन अपने को है यहाँ पर। तो बिजनेस कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला एक सेक्शन है, और इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है। इकोनॉमिक्स एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको। तीन पार्ट में ये पर्टिकुलर सेक्शन पढ़ा जाएगा। मेरा जो पोर्शन आपको पढ़ाने का रहेगा वो सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट रहेगा, ठीक है ना? तो रीजनिंग वाला जो सेक्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो न्यू स्टडी मटेरियल के अंदर हालांकि मैथमेटिक्स का पोर्शन जोड़ा गया है, जो कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, उसको स्किप कर देना है, जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ठीक है ना? उसको नहीं पढ़ना है। ओल्ड स्टडी मटेरियल के हिसाब से अपने को चलना है, जिसमें रीजनिंग का पार्ट है वो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरू करें, चलिए देखेंगे आप। देखिएगा, अब देखिए इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट। लीगल एप्टीट्यूड वाला पार्ट तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, पर लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग का ये तीन सेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा। लीगल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है वो लॉ से रिलेटेड है। लॉ से रिलेटेड सेक्शन आपको एक मैडम है वो पढ़ाएंगे आपको, है ना? बाकी जो प्रैक्टिकल पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग का वो अपन देखने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसको अपन देख लेते हैं एक बार। देखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखो, पहली चीज़ तो ये सेक्शन जो है ना, वो बताता क्या है, वो किस बारे में चेक करना चाहता है, इसको समझते हैं। देखिए जनरल तौर पे हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फार्मूला होते हैं। आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी जाती है, फार्मूला अप्लाई करके उस क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करना होता है। तो माइंड की एबिलिटी उस क्वेश्चन को पढ़ने की और उसको समझ करके करने की चेक की जाती है। इस एबिलिटी को दो तरीके से चेक करते हैं, या तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के थ्रू या रीजनिंग के थ्रू। जनरल तौर पे ये बच्चा रीजनिंग का सेक्शन कहाँ पढ़ता है? अपने कंपटीशन एग्जाम, अगर बैंक, एसएससी, आईएएस, आरएएस के जो पेपर्स होते हैं वहाँ पर रीजनिंग पढ़ता है। कई सारे टॉपिक वही सारे जो रीजनिंग में बताए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखेंगे, पहला इसमें एक टॉपिक है कैलेंडर्स को लेकर के, कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रीजनिंग, क्लॉक, कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक है, डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, ड्राइंग इंटरफेस है, नंबर टेस्ट है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, एनोलॉजी। ये बहुत सारे टॉपिक हैं। डिसीजन, ब्लड रिलेशन हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। मतलब अल्टीमेटली ये है कि जब तक मैं टॉपिक आपको बताऊंगा नहीं तो वो बात समझ में नहीं आएगी। लेकिन जिन टॉपिक्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ उनका बहुत डिटेल ज्ञान नहीं है, बड़ा इंट्रोडक्टरी लेवल दे रखा है आपको। टॉपिक आपके लगभग ये सारे कवर हैं। हालांकि मैं ये जो टॉपिक के नाम आपके सामने अगर बोलूँगा भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक उसके बारे में बातचीत नहीं की जाएगी, ठीक है ना? चलो, एक बार अपने गेट बंद कर दो, बस एक बार गेट बंद कर दो। हाँ जी, सबसे पहले देखिए मैं इसमें कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ये लॉजिकल रीजनिंग में आ गए, और कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग हो गई, सिंपल क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले मैं आपका जो पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग के रिगार्डिंग। हालांकि इसका सेक्शन मैंने स्टार्ट करवा दिया था,
लेकिन फिर भी आज से अपन आगे क्लास को शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आप डालेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, हेडिंग डाल लेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग का। चलिए देखते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए आपके पास जो अल्फ़ाबेट हैं, अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं तो ए से लेकर के जेड तक के जो अल्फ़ाबेट हैं, टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेकिन आपको ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन के अंदर ये आइडेंटिफाइड करना पड़ेगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है। अगर मैं कोई भी अल्फ़ाबेट आपके सामने, जैसे मैंने कोई भी अल्फ़ाबेट एन बोला, के बोला, एल बोला, एम बोला, एन बोला, तो आपको ये डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के आपको ये 26 अल्फ़ाबेट की जो सीक्वेंस है, सीरीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए नंबर्स की। अब इसको याद रखने की कुछ टेक्निक्स मैंने बनाई हैं, जो टेक्निक्स मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे आपके दिमाग में ये जल्दी से आइडेंटिफाइड होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट पर कौन सा नंबर आता है। ये हम ऊपर से काउंटिंग करते हुए भी पता होना चाहिए, नीचे से काउंटिंग करते हुए पता होना चाहिए। मतलब मैं अगर आपको बोलूँ नीचे से 15वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, नीचे से आपको 14 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो आप काउंट नहीं करना चाहिए कि Z फिर X फिर WX, ऐसे आप काउंट करते हुए नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अगर आप इतना समय लगाएंगे, इतना समय अवेलेबल नहीं है। तो डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाइड करना है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे। सबसे पहले मैंने बात करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। पहले एक बार देख लो, उसके बाद नोट करना। हाँ जी, यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी सारे लिख लेते हैं अपन। A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z। चलिए, ये 26 तो मैंने अल्फ़ाबेट लिखे, 26 मैंने नंबर लिखे। अब इन नंबर्स पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, इसको याद रखने का तरीका क्या है, इस बात को अपन समझते हैं। देखिए पहले 5 अल्फ़ाबेट पर कौन कौन से लेटर आते हैं, इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद होना चाहिए। यानी मैं पूछूं डी कौन से पे आएगा, तो आपको पता है 4 पर आएगा, 4 पे कौन सा आएगा, डी आएगा। तो ये 5 अल्फ़ाबेट तो याद करने की जरूरत नहीं है। 6th अल्फ़ाबेट से मैं बात करता हूँ, यानी एफ से बात करता हूँ। इसको याद रखने का तरीका क्या है? देखिए एक शब्द यूज़ किया मैंने, फिक्स सेक्स, ये आपको याद रखना है। इससे आइडेंटिफाई करोगे कि जो एफ है वो आपके 6ठे नंबर पर आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए मैंने एफ को बनाया, तो एफ को अगर मैं कुछ इस तरीके से फ्रेम करूंगा तो भी ये 6 को डिनोट करेगा। पहले एक बार समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना एक साथ ही, है ना। एक बार सामने देखो, आप सामने देख लो फटाफट एक बार, है ना। देखो मैंने क्या बोला, एफ को मैंने कैसे लिखा, एफ को मैंने इस तरह से लिखा, और अगर मैं इस तरीके से फॉर्मेशन करता हूँ तो ये 6 को डिनोट कर रही है। तो आप ये आइडेंटिफाइड कर लेंगे कि एफ किस पे आएगा, 6 नंबर पर आएगा, ठीक है ना। अभी केवल बातों को समझना है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज क्रिएट होगी कि उसका डिसीजन आपको कैसे लेना है। अभी केवल बातों को समझो बस। अच्छा, G7 पाता है, G7 कंट्रीज होती हैं जो इंडिया के आसपास की सारी कंट्रीज है ना, पड़ोसी देश है, उनके एक G7 का एक सम्मेलन होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो, है ना। तो उसके अंदर आपको G7 की कंट्रीज इस नाम से याद रह जाएंगी। नहीं रहती तो एक तरीका और है, आप अगर G को इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके से बना दूँ तो ये 7 को डिनोट कर रहा है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। या आप याद कर सकते हैं G7 कंट्रीज़ हैं, उसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। आज की तारीख में गूगल जाके सर्च करना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अच्छा, H8 पे आता है, इसको लिखने का तरीका क्या है? आपने H का फॉर्मेशन बनाया, यहाँ से आपने इस तरीके से कर दिया, इस तरीके से कर दिया, तो ये आइडेंटिफाइड हो गया कि H किस पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, I के लिए याद कैसे रखोगे? जैसे मान लो मैंने बोला आई नो, नो का मतलब पता है क्या होता है? जानना, आई नो, मैं जानता हूँ।
लेकिन इस 9 को अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 9 बोलेंगे। तो आई नो से याद रहेगा कि आई किस पे आता है, 9 नंबर पर आता है, ठीक है ना। अच्छा, जे किस पे आता है, 10 पे आता है, के किस पे आता है, 11 पे। अगर इस बात को याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर है ना, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। कुछ थोड़ी बहुत कॉमेडी है तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो जाएगा कि जे 10 पे आएगा, के 11 पे आएगा। के का एक तरीका और मैं आपको बता सकता हूं कि किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब, ये इस तरीके से लिखा जाता है, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है ना। आईपीएल की टीम है, किंग्स 11 मतलब के 11 पे आएगा, इससे याद रखना है। चलिए अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। फिर मैंने बात करी साहब L12 पे आता है, इसको याद रखने का तरीका क्या है। अब देखो थोड़े से कॉमेडी तरीके हैं, इसका ऑप्शन नहीं है, मैंने बनाया है वाली चीज़ है ना। देखो एल जो है, एल से अपन शेर समझते हैं ना, शेर। अगर आपके शेर सामने आ जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, जब सरदार जी का दिमाग खराब हो जाता है 12 बज जाती है। तो ऐसे समझोगे कि आप लॉयन सामने आ जाएगा ना तो आपके 12 बज जाएंगे। तो एल किस पे आया, 12 पे आएगा। अच्छा, एम पर क्या याद रखना है, मेरा तेरा, ये अपन करने की आदत होती है ना। ये तेरा है, ये मेरा है, लड़ाई झगड़ों की जड़ यही होती है। तो आप ये याद रखेंगे एम किस पे आएगा, 13 पर, मतलब मेरा तेरा। तेरा को इसका मतलब 13 को हिंदी में क्या बोलते हैं, तेरा बोलते हैं। तो एम से मेरा तेरा करके आपको M13 पे आता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, N14 पे आता है, कुछ बना सकते हैं क्या आप अपने मन से N14 पे याद रखने का तरीका। मैंने तो जो बता रखा है वो गलत है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, कुछ बना सकते हैं क्या आप N14 पे आने का है। क्या चीज़, वही याद हो रखा है क्या, चलो वही बता देता हूँ मैं। देखो आपको पता है वैलेंटाइन डे कब आता है, आपको पता है वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को आता है। और जब आप प्रपोज करने जाते हैं लड़का लड़की को स्पेशली, तो लड़की क्या बोलती है, तो आपको याद क्या रखना है कि 14 फरवरी को नो सुनने को मिलता है, ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो 14 फरवरी को नो सुनने को मिलता है, 14 किस पे आएगा, एन पे आएगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके एक इवेंट क्रिएट कर दिया, अब ये इवेंट आपको याद रहेगा, है ना। तो इससे आपको आइडेंटिफाइड होगा कि 14 किस पे आता है। चलिए, ओ किस पे आता है, इस बात से कैसे याद रखेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि आपको ये ऐसे याद रखना है, कैपिटल बनाना है ओ, कैपिटल बनाना है आर, स्मॉल बनाना है एस। ORS का घोल होता है ना, जो छोटे बच्चों को पिलाया जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है, 15 साल से 18 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है। तो यहाँ पे दो कैपिटल वर्ड मैंने लिखे OR। तो OR का मतलब ये ORS का घोल है, और ORS, तो इसका मतलब ये हो गया, O तो आ रहा है 15 पे, R किस पे आ रहा है 18 पे, 15 और 18। तो आपको ऐसे याद रखना है, ORS का घोल जो है 15 से 18 साल के बच्चे को पिलाया जाता है, तो O 15 पे आएगा और R 18 पे आएगा। S के लिए याद करने का कोई तरीका नहीं है, तो मैंने इसको बोला कि S अगला ही नंबर है, R के बाद S आता है, तो 18 के बाद क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो S आपको अपने आप ही याद रखना है, ORS का घोल है तो R 18 पे, तो S 19 पर आ गया। अच्छा, इसका क्या तरीका बताया मैंने, इसको मैंने बोला प्रिंस यानी राजा, और इसको मैंने क्या बोला, क्वीन मतलब रानी की उम्र जो है ना वो 16-17 साल की है। ये मुंह से शब्द को आपको बोलना है ताकि दिमाग में सेट हो जाए कि प्रिंस और क्वीन की उम्र जो है वो 16-17 साल है। तो पी और क्यू दिखते ही दिमाग में प्रिंस और क्वीन आना चाहिए, और पी 16 पे तो क्वीन किस पे आ रहा है, 17 पे आ रहा है, याद रखेगा, रहेगा आपको, है ना। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप से आपको याद रहेगा, T20 आईपीएल के अंदर भी अपन खेलते हैं 20-20 ओवर का मैच, तो T20 वर्ल्ड कप इस तरह से T20 पे आता है, याद रहना चाहिए। अच्छा, यू से कैसे याद रखेगा, रहेगा आपको, कुछ बताया था मैंने, याद है आपको। हाँ, अगर कोई आपकी, किसको, हाँ, UT1 से हो सकता है ना। या मैं आपको बताऊं, मैंने ना एक उस पर देखा था यूट्यूब पर, तो उसमें बहुत अलग ही तरीके बता रखे थे, 2-3 टीचर थे, दोनों टीचर यही बता रहे थे, तो बहुत ख़राब था वो, है ना। तो वो मैंने लिया ही नहीं कभी। अच्छा, मैंने क्या लिया इसके अंदर, आपकी जो एज है ना हमेशा कभी बढ़ेगी नहीं, क्या रहेगी, 21 साल। 21 साल का आदमी जवान आदमी कहलाता है ना, तो आदमी अपने आप को बूढ़ा बूढ़ा कहना तो पसंद नहीं करेगा। तो आपकी योर एज अगर पूछे ना, आपकी एज पूछें तो आप क्या बोलोगे, 21 साल की है। तो आपकी एज का मतलब आप कौन हो, आप कौन हो, यू। आपकी एज पूछेंगे तो यू का मतलब है योर एज कितने की, 21 साल की है, तो आपको ऐसे याद रखना है, यू 21 पे आएगा, है ना। चलिए, अच्छा अच्छा, वी किस पे आएगा, 22 पे आएगा, कैसे याद रखोगे, वी है ना, ये वी,
इस वी को वी बोल सकता हूँ क्या? वी का मतलब क्या हो गया? हम, ठीक है ना। अब मैं इसको लिख रहा हूँ हम दो हमारे दो, ऐसे याद रहेगा क्या? हम दो हमारे दो, तो इसका मतलब v का मतलब हो गया हम दो हमारे दो, तो इसका मतलब v किस पे आ रहा है? वाइस पे आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद और बात करते हैं। अगर मान लो कोई आदमी पूछे आपसे आप कितने घंटे एक दिन में काम कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 24 घंटे काम नहीं हो सकता। कैसे ध्यान रखना है? डब्लू को मैं बता रहा हूँ। कोई आदमी पूछे आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं, डब्लू से क्या ध्यान रखना है? वर्क। तो एक दिन में 24 घंटे काम नहीं हो सकता, तो मतलब कितने घंटे काम हो सकता है? 23 घंटे काम हो सकता है। तो इसका मतलब वर्क से रिलेटेड याद रखना है, 23 पे आएगा। वर्क 24 घंटे नहीं किया जा सकता, तो कितने घंटे किया जा सकता है? 23 घंटे किया जा सकता है, ऐसे याद रखना है। क्लियर हो गई बात आपको? एक्स वाई जेड को याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बता रहा, एक्स वाई जेड सबसे आखिर में आते हैं, 24 25 26 याद रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार आपको एक जरूरत और पड़ सकती है, वो आपको ऐसे पड़ सकती है, एक आप देख लो ई जॉटी, ये 5 10 15 20 और 25, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया इजोटी, ऐसे आपको याद रखना है। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई कि ये वाली इजोटी? ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है, ठीक है ना। आपको एक बार फटाफट कॉपी कर लेना है। जो सी एस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है उसके लगभग सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा आपको कॉपी में, सिस्टमेटिक तरीके से नोट करते जाना। नोट कर लिए सभी? चलिए, यहाँ तक की बात नोट कर ली, अब आगे की बात करता हूँ। देखिए, कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसको समझते हैं अपन। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, गोल्ड। गोल्ड को कैसे लिखा जाता है? होम। और कॉल्ड को कैसे लिखा जाता है? DOSE। तो सवाल ये है SONS को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से। अब देखिए, सबसे पहले तो कोई एक कोड दे रखा है, ये दो कोड दे रखे हैं, इसको डिकोड करना है। डिकोड करने का मतलब इसको समझना है। समझ लिया आपने पैटर्न क्या बन रहा है, फिर उस पैटर्न को इसमें अप्लाई करके अपना आंसर निकालना है, ठीक है। चलो, अब देखो मैंने कैसे लिखा। मैंने लिखा जैसे गोल्ड, और एक मैंने लिखा होम। सबसे पहले तो आप इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है उसको पहचान करने के लिए आप इसको नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। नंबर से आसानी से आइडेंटिफाइड हो जाएगा किस प्रकार का रिलेशन देखने को मिल रहा है।
जैसे G7 पे आता है, O15 पे आता है, ORS का घोल, L देखते ही 12 बज जाते हैं, D पर 4 आ गया, H पे 8 बनेगा, O पे 15 आएगा, M मेरा 13 करते हैं अपन, E 5। याद हो गया क्या नंबर ये? कितनी जल्दी मैंने नंबर बना दिया। अब रिलेशन देखो इनके बीच में कैसा सेट हो रहा है। देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से यहाँ आने पर +1 करना पड़ रहा है, 7 से 8 आने पर यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ रहा, यहाँ पर 12 में 13 आने पर +1 करना पड़ रहा है, 4 से 5 आने पर +1 करना पड़ रहा है, और यहाँ पर प्लस कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मतलब +0 है। ठीक है क्या? अच्छा, कॉर्ड और डोज के बीच में भी कैसा रिलेशन है इसको देखते हैं। कॉर्ड और डोज में तो C15, अच्छा सॉरी, तो ये आ जाएगा 3 15, ORS का गोल 18 साल, 3 4, D4 15, S 19, E5। ठीक है, 3 से 4 आने पर +1 करना पड़ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं है, 18 से 19 हो गया, 4 से 5 हो गया, वही रिलेशन बन रहा है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं साहब, सन को क्या लिख सकते हैं, SONS। ये 19 पे आ रहा है, ये 15 पे आ रहा है, N यानी कि 14 फरवरी पे 9 मिलता है, और ये S पे क्या हो गया, 19। तो 19 का अगला नंबर क्या हो गया, 20। ये 15 एज इट इज़ रहेगा, 14 का अगला नंबर हो गया 15, और 19 का अगला नंबर हो गया 20। 20 पे क्या आता है, T और T, इस पे क्या आता है, O और O। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, TOOT। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई क्या? तो कोड को डिकोड करना समझ में आ गया? एक बार आप फटाफट इस बात को नोट कर लो छोटे से एग्जाम्पल के रूप में। चलिए बढ़ूँ आगे मैं। हाँ जी, देखेंगे एक कोड और मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, MOUSE, इसको लिख रहे हैं PNUFT, और फिर पूछ रहे हैं क्लॉक, CLOCK, क्लॉक को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। चलिए कैसे देखोगे आप इसको, ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। तो मैंने बोला MOUSE, इसको लिखा है आपने PNUFT। तो M में 13 आ जाएगा, 15, U 21, S 19, N पे क्या आ जाएगा 5। P, प्रिंस और क्वीन की उम्र 16-17 साल है, 14 पे आ जाएगा 9, U पे 21, F पे 6, T पर 20 वर्ल्ड कप। क्लियर है क्या बता आपको ये? अब इनके बीच में कोई रिलेशन निकालो, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? क्रॉस का रिलेशन बन रहा है, नंबर्स के बीच में रिलेशन चेक करो। ये आपकी एनालिटिकल स्किल है, कितनी जल्दी प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हो, आइडेंटिफाइड करते हो, सॉल्व करते हो। तो आप देखो यहाँ पर 15 से 16 हो रहा है, 13 से 14 हो रहा है, 21 एज इट इज़ है, और 19 है ना, 19 से 20 जा रहा है, और 5 से 6 आ रहा है। बात समझ आई क्या आपको? 13 से 14 जा रहा है, 15 से 16 जा रहा है, 21 का 21 एज इट इज़ है, 19 से 20 जा रहा है, और 5 से 6 आ रहा है। ये बात समझ आ रही है क्या आपको ये? तो ये पैटर्न समझ में आया क्या आपको ये? इसी प्रकार का पैटर्न आपका क्लॉक में अप्लाई हो जाएगा, CLOCK। ये हो गया 3, L पे 12 बज गए 15, और C पे 3, किंग्स 11 पंजाब।
तो देखो 12 से हो जाएगा 13, 3 से हो जाएगा 4, 15 एज इट इज़ रहेगा, 11 से हो जाएगा 12, 3 से हो जाएगा 4। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई कि? ठीक है। अच्छा, ये हो गया M, ये 4 पे आ गया D, O, और 12 पे लॉइन देखते ही 12 बज गए, 4 पे क्या आ गया D। तो MDOLD, इसका सॉल्यूशन क्या बन गया? MDOLD, ये आ गया आपके पास। क्या चीज़? देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 21 है, यहाँ पर भी 21 है, तो यहाँ पर जो नंबर था वही बीच वाला नंबर एज इट इज रहेगा। तो रिलेशन देखो कैसे बना, 12 से 13, 3 से 4, 11 से 12, 3 से 4, और 15 एज इट इज आ गया। हाँ, तो जैसे ये कोड बन रहा है, उसका डिकोड किया आपने, वैसा ही सेम पैटर्न इसमें अप्लाई होगा, है ना। वो पैटर्न आपको पहचानना है कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है। तो इसलिए कोई भी अल्फ़ाबेट है उसको न्यूमेरिकल डिजिट में कन्वर्ट करो, फिर न्यूमेरिकल डिजिट का रिलेशन चेक करो कैसे रिलेशन बन रहे हैं, है ना। वो आइडेंटिफाइड होंगे तो उसके बाद ही आसानी से हो जाएगा। चलिए, चलिए अब मैं आपको अपने बुक के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ आ गई। चलिए अब अपन बात करते हैं बुक की। देखिएगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेटर कोडिंग। ये देखा है, ये दे रखा है चलो यहीं से कर लेते हैं। ZYXW, इसको लिखा जा रहा है ABCD, ABCD। तो आपको पूछ रहा है STUV को कैसे लिखा जाएगा, STUV को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको जो है बताना है। ठीक है ना। चलो कैसे डिकोड करेंगे इस बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बोला साहब ZWXYZ, 26, 25, 24 और 23, 1 2 3 4, इनके बीच में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या समझ में आया? अब देखो मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, है बताओ। हैं, अपोजिट है। जैसे अपोजिट कैसे हो गए, Z का अपोजिट A, कैसे मतलब क्रॉस। हाँ हाँ, तो अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ। ये एस आ गया आपके पास कितने पर, 19 पर, ये 20 पर आ गया, और ये 21 पर आ गया, ये 22 पर आ गया। इनका अपोजिट क्या होगा? मैं आपको एक छोटी चीज़ बताता हूँ, उसके बाद दिमाग क्लिक करेगा। देखो एक बार, देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं समझाई, उसको और देखेंगे। देखिए आपने एक बात तो ये समझ ली कि साहब जब भी हम ऊपर से चलते हैं, तो ऊपर से चलते वक्त मतलब ए से चलते वक्त पहले 15वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, 17वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, 18वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, ये तो पता चल गया कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। लेकिन जब आप नीचे से चलते हैं, तो अगर मैं बोलूँ नीचे से 10वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा तो कैसे पता चलेगा? तो उसका एक तरीका बता रहा हूँ मैं। क्या तरीका है, सुनना ध्यान से। ऊपर से काउंटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से काउंटिंग वाली बात है, उसको समझते हैं। देखो टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही ध्यान रखना है, कोई अपना तरीका मत डालना। उसमें आपने +1 जोड़ा तो कितना हो गया, 27। तो ये नंबर आपको याद रहेगा क्या, 27। 27 नंबर याद हो गया आपको, ये 27 नंबर याद रखना है। अब देखो आप, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कितने पे आता है, 10 नंबर पे आता है ऊपर से। अगर मैं नीचे से बात करूं कौन से नंबर पे आता है, तो जे ऊपर से कौन से नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है ना। तो आप इसमें से क्या करेंगे, 10 को लेस कर देंगे, तो कितना बचा, 17 बचा। तो नीचे से जे जो है वो कौन से नंबर पे आएगा, 17 नंबर पे आएगा। अच्छा, जैसे मान लो मैंने बोला
v ऊपर से कितने नंबर पे आता है? हम दो हमारे दो, v मतलब हम दो हमारे दो मतलब 22वें नंबर पे आता है। तो मैंने क्या बोला, 27 में से आप 22 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6 नहीं बचेगा, 4 26 और एक 27, 5 बचेगा। तो ऊपर से तो 22वें नंबर पर है v, v जो है ऊपर से 22वें नंबर पे है, पर नीचे से कौन से नंबर पे आएगा? 5वें नंबर पे आएगा। आप काउंट करके देखें, नीचे से 5वें नंबर पर आएगा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अच्छा, और कोई भी आप डिजिट ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि एल किस पे आएगा, एल 12 बच जाते हैं, तो नीचे से आप 12 माइनस कर दो, नीचे से कौन से नंबर पे आएगा पता लग जाएगा। एल ऊपर से 12 नंबर पे आता है ना, तो उस नंबर को माइनस करना है। 27 में से 12 माइनस करो, 7 में से 2 गए तो कितने बचे? 5, 1 15, तो नीचे से एल जो है वो 15वें नंबर पे आएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर होगी? क्या याद रहेगा कि बात? ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात बस आपको ये नोट कर लेनी है। देखो वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये आपके प्रोफेशनल करियर के अंदर कहीं काम नहीं आने वाली। ये तो कंपटीशन एग्ज़ाम वाले बच्चे बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हैं। आप तो अभी इंटर एग्जीक्यूटिव लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे आएंगे तो बहुत दुनिया भर के शानदार लॉ पढ़ेंगे, टैक्स पढ़ेंगे, अकाउंट्स पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि सी सेट के अंदर इस कंटेंट को डाला गया है इसलिए एक बार पढ़ना पड़ेगा, चाहे भले अजीब व गरीब क्यों ना लग रहा हो। ठीक है ना, बात समझ आ गई क्या आपको मेरी? ये अब मुझे है ना इस सवाल का जवाब देखो कैसे देना है, सुनना ध्यान से। अब कुछ दिमाग में क्लिक हो रहा है? कैसे क्लिक करोगे? देखो देखो, अगर मैं 26 और 1 का टोटल करूँ तो कितना होगा? अगर मैं 25 और 2 का टोटल करूँ तो, अगर मैं 24 और 3 का टोटल करूँ तो, और अगर मैं 23 और 4 का टोटल करूँ तो, क्या सबका टोटल 27 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, 27 में से अगर मैं 19 माइनस करूँ तो कितना बचेगा? 8 बचेगा क्या? 27 में से 20 माइनस करूँ तो कितना बचेगा? 7 6 5, यही बचेगा ना। बात समझ आ रही है क्या आपको मेरी? तो 8 पे कौन सा आता है? एच जी 7 देश हो गए, 6 एफ पे आता है, ई किसते पे आता है? तो ये कोड डिकोड हो गया एच जी एफ ई। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो ये आ रहा है एच जी एफ ई। क्लियर हो गई क्या बात आपको मेरी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपन। अब ये देख लेंगे आप। दुनिया का कोई सबसे आसान पेपर है ना दुनिया का, भारत देश में, तो उसका नाम है सी सेट। इसका मतलब ये है कि आप 100% रूप से पास होंगे। लेकिन एग्जीक्यूटिव और फाइनल प्रोफेशनल वो आसान नहीं है। उसमें रिजल्ट परसेंटेज बहुत कम जाता है, 10% 15% इसके अप्रोक्सीमेट। मतलब अगर आप 15% रिजल्ट बोलते हैं तो 100 में से 15 बच्चा पास होता है, 85 रह जाता है। तो उसमें करनी पड़ेगी मेहनत बढ़िया वाली, क्योंकि पूरे साल भर तैयारी चलती है उसकी। सी सेट तो इंस्टीट्यूट ने भी 2-2 महीने में एग्ज़ाम करवाते रहते हैं। तो 2-2 महीने में अगर एग्ज़ाम करवा रहे हैं सी सेट, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट को पता है कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। चलिए बात समझ में आ गई कि बढ़ूँ आगे? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला एक कोड मैंने आपके सामने रखा, क्वेश्चन नंबर 2। देखेंगे बी सी डी, इसको लिखा हुआ है डी ई एफ। तो पूछ कह रहे हैं ट्रू, ट्रू को क्या लिखा जाएगा? टी आर यू ई, इसको क्या डिकोड करोगे? चलो बी तो हो गया 2 3 4, 4 5 6, क्या रिलेशन बन रहा है इसमें नंबर्स के बीच में? अच्छा, टी पर क्या आएगा? 20, आर पे कितना आएगा? ओ आर एस का गोल 18 साल का बच्चा, यू 21 और 5 +2। तो देखो यहाँ पर आप करेंगे तो +2 कर रहे हैं, यहाँ पर भी +2 कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप +2 कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो मैंने इसको कैसे लिखा,
इसको मैंने लिखा, इसमें +2 करेंगे तो 22, 20, 23 और 5 के बाद क्या आएगा 7, +2 करते वक्त। अच्छा 22 क्या आएगा v, हम दो हमारे दो, 20 T20, 23 क्या होगा, 24 घंटे काम नहीं होता ना, तो 23 घंटे काम होता है मतलब G7, तो VTWG बन जाएगा। एक आपका दिमाग और कैसे काम कर सकता है, आप बोलो सर 2 3 4, फिर यहाँ पे 4 5 6 स्टार्ट हो गई गाड़ी, ऐसे ही बन सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये क्या है, सीक्वेंस में है, तो भी ये किस में आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं। क्या यहाँ पर सीक्वेंस है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये अगर दिमाग में अगर आइडिया आता है तो ये आइडिया क्या हो गया, गलत हो गया। तो कोई भी आइडिया को बनाने से पहले, अप्लाई करने से पहले समझो कि वो आइडिया किस तरीके की तरफ बात कर रहा है। आप क्या करेंगे, आप इस नंबर से ऐसे नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये सीक्वेंस में है तो ये सीक्वेंस में है। यहाँ पर भी कोई नंबर अगर सीक्वेंस में होता तो वो भी अपने आप सीक्वेंस में आता, वो तब आता जब डिफरेंस भी इक्वल होता। आप कोई भी नंबर्स का सीक्वेंस अगर देखोगे ना तो डिफरेंस इक्वली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं अपन। तो VTWG आ गया, VTWG इसका सही आंसर है, तो मैंने लिख दिया VTWG, ठीक है ना। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आपको अपने आप करना है। देने से पहले मैंने क्या करा, इसको छुपा लिया एक बार, आगे आपका दिमाग सोचे ना। हाँ जी, हैदराबाद इज कोडेड एज, ये देखा हुआ है, देन चेन्नई इज कोडेड एज, ये बताना है आपको। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। हैं 1 से 26 पे, हाँ मतलब अगर आपको 1 से माइनस करना है तो 26 पे आ जाओगे, 26 में अगर +1 करना है तो आप A पे आ जाओगे, रोटेशन पे घूमने की गाड़ी है। 26 पे Z आएगा।
एक पर हो माइनस करना है क्या 1, तो 26 पे जाओगे। हाँ बता रहा हूँ, देखो मैं भी आपको। हाँ हाँ देखो एक बार, 5, 4, 19, 26, 3, 26, 5। अभी रिलेशन देखो कैसा बन रहा है, समझ में आ गया क्या आपको रिलेशन, क्या समझ में आया? हाँ, +1, -1, +1, -1, +1, -1। एक में से माइनस करोगे तो 26 से पहुंचोगे, दो में प्लस करोगे तो 3 पे पहुंचोगे, एक में से माइनस करोगे तो 26 पे जाओगे, चार में प्लस करोगे 5 पे जाओगे। बात समझ गई क्या आपको? एक में से, क्योंकि एक माइनस कर रहे हो एक प्लस कर रहे हो ना, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। तो इस 1 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो माइनस करके मैं उल्टा जाऊंगा, 26 से पहुंच जाऊंगा सीधा, ठीक है ना, पीछे वापस 26 पर, ऐसे करना है। अच्छा ये देखो फटाफट, 3, H8, 5, N पर नो 14, 1 और I पे क्या आता है 9। सबसे पहला सीक्वेंस कैसे चालू हो रहा है, +1 से चालू हो रहा है ना, तो आप +1 करो, 3 का +1 हो गया 4, माइनस करेंगे तो 7, प्लस करेंगे तो 6, माइनस करेंगे तो 13, प्लस करेंगे तो 15, 15 हो गया, माइनस करेंगे तो 26, प्लस करेंगे तो 10। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई क्या, ये वाली आ गई बात समझ में? अब आगे की बात सुनना, देखिएगा 4 किस पर आएगा, डी पर, G7 देश, 6 किस पे आएगा, F पर, मेरा 13, 15 किस पे आएगा, O पर, 26 आएगा Z पर, और जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। तो DGFOFMOZJ ये बन जाएगा। चलिए देखते हैं अपना आंसर सही है क्या। DGFMOZJ, DGFMOZJ क्या मेरी बात क्लियर होगी क्या आपको? ये कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या एक बार को लेकर? अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी और करवाने, तो एक बार आज की क्लास में इतना रखता हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।